स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। और आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो किसी भी प्लेन सरफेस से पास करने वाला टोटल नंबर ऑफ लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी प्लेन सरफेस से पास करने वाले परपेंडिकुलर पास करने वाले टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बात किया जाए तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंडिकेट किया जाता है फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी प्लेन सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर पास कर रहा है तो इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि अगर कोई सरफेस है इस तरीके से और इससे कोई सरफेस है प्लेन सरफेस और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, इस तरीके से 3 पास कर रहा है तो टोटल एरिया से अगर 3 पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 3। और अगर कोई एरिया है प्लेन सरफेस है और उससे अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है 4 तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी भी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास कर रहा होता है तो इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसी को ही लिखा जाए तो ये हो जाता है क्या, द डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए दैट इज, इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो जाएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से इंडिकेट करते हैं और डॉट ए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म में ये कैसे लिखा जाता है हम अभी इसको आपको बताएंगे डिटेल से। हाँ, एक बात यहाँ पर ये है, देखिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, आप जब वेक्टर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है ए डॉट बी, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ई डॉट ए अगर करेंगे, ई डॉट ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए इज द मैग्नीट्यूड और बी भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कॉस थीटा। थीटा जहाँ पे क्या है ए और बी के बीच का एंगल होता है, थीटा ए और बी के बीच का क्या होता है एंगल होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से ई डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं ये कॉस थीटा। तो देखिए इसी को अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और करके यहाँ पे बता रहे हैं ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, इसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हो गया ई ए कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर, ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर फिजिकल फॉर्म में बात करें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी किसी भी प्लेन एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रहा होता है तो इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हमें मिलता है क्या, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। अब ये कैसे फॉर्मूला बनता है इसको हम बताएंगे आपको। तो हाँ, यहाँ पर अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर आपने लिख दिया है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या होता है। अभी तक तो हम लोगों ने
ये पढ़ा था कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखा हुआ है। तो देखिए एरिया के बारे में जहां तक बात है तो एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी एरिया में भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर और वेक्टर में डिवीजन जो करते हैं तो कैसे करते हैं, तो देखिए जिस फिजिकल क्वांटिटी के ओरिएंटेशन से यानी उसके डायरेक्शन की चेंज करने से अगर दूसरे चीजों पर इफेक्ट पड़ता है तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस फिजिकल क्वांटिटी के ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन की चेंज करने से दूसरे क्वांटिटीज पर कोई इफेक्ट, दूसरी चीजों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे देखिए आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन जब आप इधर रखेंगे इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉक्स पर, तो इस पर इफेक्ट क्या होगा कि बॉक्स मूव करेगा किस तरफ, इस तरफ मूव करने लगेगा। तो इसका इफेक्ट क्या है कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस ब्लॉक का या इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इस तरफ होगा, और अगर हम इसके डायरेक्शन को बदल दें यानी ओरिएंटेशन को अगर बदल दें, अगर फोर्स को इधर से लगाएं तो अगर फोर्स के ओरिएंटेशन को या डायरेक्शन को अगर बदल देते हैं तो इसका इफेक्ट भी बदल जाता है। यानी अगर इधर से आप फोर्स इस पर लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इस तरफ होगा या होने जैसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स के ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन के बदलने से क्या होता है कि उसका चीजों पर इफेक्ट बदल जाता है, इसलिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर आप लेंथ की बात करें, मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का लेंथ आप इधर से मेजर कर रहे हैं, इधर से इधर मेजर कर रहे हैं, तो उस समय लेंथ का जो इफेक्ट होगा, या फिर आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं इस तरफ से इस तरफ लेंथ मेजर कर रहे हैं, इधर से इधर आपने मेजर किया या इधर से आप इधर मेजर कर रहे हैं, तो उसके मेजरमेंट से यानी उसके इसके कारण यानी लेंथ को आप इधर से इधर मेजर करें इस डायरेक्शन में या फिर इधर से इधर मेजर करें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इससे दूसरे चीजों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंथ क्या होता है वो, या फिर डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि किस चीज को वेक्टर लेते हैं और किस चीज को स्केलर लेते हैं वो डिपेंड करता है उसके ओरिएंटेशन के बदलने से उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर इफेक्ट चीजों पर बदल जाता है तो उसे हम लोग वेक्टर लेते हैं और नहीं बदलता है तो स्केलर लेते हैं। यहाँ पर एरिया के साथ भी ऐसा होता है। एरिया के अगर ओरिएंटेशन को बदल दिया जाए, डायरेक्शन को अगर बदला जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पर इसका इफेक्ट बदल जाता है। इसलिए एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है किसको, क्योंकि इसके ओरिएंटेशन को बदलने से, जैसे फोर्स के ओरिएंटेशन को बदलने से या डायरेक्शन के बदलने से, इधर से लगा रहे हैं उधर से लगा रहे हैं, इसी तरीके से एरिया में भी होता है कि एरिया के ओरिएंटेशन को बदलने से क्या होता है कि फ्लक्स पर इफेक्ट पड़ता है, यानी फ्लक्स बदल जाता है। इसलिए एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बट सिंपली अगर हम लोग सिंपल तौर पे बात करते हैं तो एरिया को हम लोग स्केलर कंसीडर करके चलते हैं। जैसा कि आप कोई रोड है और आपको रोड का एक लेंथ दिया हुआ है, एल इसका दिया हुआ है और इसका ब्रेथ दिया हुआ है बी, और कोई इस रोड का अगर आपसे कोई पूछता है कि एरिया क्या होगा तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी हो जाता है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, यानी कि डायरेक्शन को कंसीडर करने से उससे हमें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंपली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्शन से रिलेटेड कोई बात नहीं करते। इसलिए यहाँ पर एरिया को स्केलर के फॉर्म में लिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे जगहों पे एरिया को स्केलर के फॉर्म में लिया जाता है। बट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग एरिया को वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, इसको यहाँ पे पहले समझना है। तो देखिए, सपोज दैट पहला दो चीज बता रहे हैं। एक तो ये है कि अगर पहला ये है कि 2D सरफेस है, अगर
टू डायमेंशनल अगर सरफेस है, टू डायमेंशनल सरफेस, या फिर इसे ही कहा जाता है ओपन सरफेस, बुक में कहीं पे लिखा रहता है ओपन सरफेस, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। टू डायमेंशनल सरफेस को ही कहा जाता है ओपन सरफेस। अगर कोई ओपन सरफेस है यानी इस तरह का सरफेस है, ये हो गया आपका ओपन सरफेस, ये कोई ओपन सरफेस है। जस्ट लाइक इस तरह का अगर कोई सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, ठीक है। इस तरह का कोई सरफेस है, और तो यहां पर एरिया, और ये है इसका, ये अगर लेंथ है यहां से यहां तक इसका लेंथ है, और ये इसका ब्रेथ चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो अगर एरिया की हम लोग बात करें तो एरिया, अगर इसका लिखना चाहें एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया, तो एरिया को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो जाएगा एल इंटू बी हो जाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखिए डायरेक्शन हमेशा, एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ओपन सरफेस में परपेंडिकुलर होगा, यानी कि सरफेस पर क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड होगा, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एरिया का डायरेक्शन हमेशा ओपन सरफेस में क्या ले आता है, परपेंडिकुलर ले आता है। और यहाँ पर दो डायरेक्शन हो सकता है, एक आउटवर्ड हो सकता है, एक इनवर्ड हो सकता है, यानी एक इस तरफ हो सकता है। यहाँ पे कोई कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हैं और वहां से डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा परपेंडिकुलर, या फिर इस तरफ। अगर आप इधर से खड़े होके देख रहे हैं यहां से, तो ये आपके तरफ होगा, यानी आउटवर्ड होगा, आपकी तरफ आउटवर्ड। और अगर इधर इधर भी हो सकता है, दूसरा इधर भी लिया जा सकता है, यानी कि ओपन सरफेस में एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो दो डायरेक्शन होता है। दो डायरेक्शन में एरिया का दो डायरेक्शन लिया जा सकता है, आप इधर भी ले सकते हैं और आप इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है कि ओपन सरफेस यानी टू डायमेंशनल सरफेस में जो एरिया का डायरेक्शन लिया जाता है, तो वो दो तरह से आप ले सकते हैं, या तो इस तरफ ले सकते हैं या तो इस तरफ ले सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर लेना है। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एरिया के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ से ऐसे आप ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे यहाँ से ऐसे ले सकते हैं इस तरीके से, या फिर यहाँ से इस तरफ ले सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अब दो डायरेक्शन हो गया तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो देखिए अगर आप कोई एक प्रॉब्लम बना रहे हैं तो आपको आजादी है कि आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं इनिशियली, यानी आप इधर भी कंसीडर ये वाला ले सकते हैं या फिर आप ये वाला इधर वाला ले सकते हैं। लेकिन आपने जो चूज कर लिया, आपने जो सिलेक्ट कर लिया, अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया ये वाला डायरेक्शन उस किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो आपको उसके पूरे डेरिवेशन में इसी डायरेक्शन को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, अगर आप चेंज करेंगे तो फिर चीजें बदल जाएंगी, इसको सिर्फ याद रखना है। और अगर किसी ने प्रॉब्लम के सॉल्विंग में अगर इस डायरेक्शन को सिलेक्ट किया तो फिर उसकी पूरे प्रॉब्लम के डेरिवेशन में, पूरे प्रॉब्लम के सॉल्व करने में इसी डायरेक्शन को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से ऐसे भी समझा जा सकता है कि देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला डायरेक्शन कब होगा कि जब आप इस एरिया का जो साइड है उसमें अगर आप किस तरह से मूव कर रहे हैं, तो अगर आप मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे मूव कर रहे हैं, यहां से अगर ऐसे मूव कर रहे हैं आप, तो देखिए इस तरह से अगर मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहां से आप देखिए अगर इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो घड़ी की सुई होती है वो इस तरह से मूव करती है, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं इसमें यानी, तो उस समय जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो उस तरफ होगा। यानी ये अगर सरफेस है और इसमें कोई आदमी अगर इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से, तो इस समय जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस तरफ होगा। और अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं यानी ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक के डायरेक्शन में, तो उस समय डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये हम क्या बता रहा है, इस तरफ लेंगे। तो क्लॉकवाइज अगर इसमें मूवमेंट कर रहे हैं
उस एरिया के साइड पर, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो उस समय डायरेक्शन क्या ले सकते हैं आप, इस तरफ ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओपन सरफेस में या टू डायमेंशनल सरफेस में एरिया का डायरेक्शन लिया जाता है, यानी दो तरफ डायरेक्शन होता है उसका, और परपेंडिकुलर में लिया जाता है और दो डायरेक्शन में होता है। लेकिन आप किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम की सॉल्व करते समय दोनों में से कोई एक डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी को लेकर के पूरा सॉल्यूशन या डेरिवेशन करना होगा। समझे, ये सिर्फ वहां पे कंडीशन है। तो ये हो गया ओपन सरफेस में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग ये बात करते हैं कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है, तो ये किधर है, एक्स की तरफ है। तो यहाँ पर एल इंटू बी आई कैप लगा सकते हैं। एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है उसे हम लोग आई कैप से इंडिकेट करते हैं। तो ए इक्वल टू एल इंटू बी आई कैप हो सकता है अगर हम इधर सेलेक्ट करते हैं। और अगर आपने इधर सेलेक्ट किया यानी एक्स के अपोजिट में माइनस एक्स की तरफ, तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए इक्वल टू एल बी और माइनस आई कैप लिख सकते हैं। माइनस आई कैप, प्लस आई कैप में भी लिख सकते हैं और माइनस आई कैप में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पे सही है। हाँ, ये हो गया आपका। अब देखिए, नजर तो आ रहा होगा, एक मिनट, हाँ चीजें नजर आ रही हैं। तो यहां पर हो गया, इसको मान के चलते हैं फिगर, एक फिगर यहां बनाएंगे हम, तो उस हिसाब से ये फिगर बी, इसको लेके चलते हैं। अब देखिए, अगर हाँ सेकेंड केस है, थ्री डायमेंशनल अगर सरफेस है, 3D सरफेस है, इसी को कहा जाता है क्लोज्ड सरफेस। इसको क्या कहते हैं, क्लोज सरफेस। थ्री डायमेंशनल सरफेस को कहा जाता है क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। जैसा कि इस तरह का सरफेस आप देखिए, ये क्या कहलाएगा, ये सब सरफेस कहलाएगा क्लोज सरफेस। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है इस तरह का, ये थ्री डायमेंशन में है, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ठीक है, लेंथ है और ब्रेथ है और हाइट है। तो थ्री डायमेंशनल सरफेस में एरिया वेक्टर कैसे लिया जाएगा, उसका डायरेक्शन कैसे लिया जाएगा, तो यहां पे एक आपको बनाते हैं। ये बन गया आपका थ्री डायमेंशनल, हाँ बॉडी है कोई क्यूब टाइप का, और ये जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है इसे हम लोग कहेंगे क्लोज्ड सरफेस। जैसे यहाँ पे सरफेस है 1 2 3 4 और फिर ये ऊपर वाला 5 और उधर वाला ये वाला 6, यानी 6 सरफेस है इसमें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 हो गया, उसके बाद ये 2, फिर इसका 3 4 5 और ये पीछे वाला 6, तो 6 सरफेस है इसमें। तो ये सारा सरफेस क्या कहलाएगा, क्लोज सरफेस यहाँ पे कहेंगे हम लोग इसे, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में एरिया, अगर कोई सरफेस क्लोज सरफेस है तो उसमें एरिया का डायरेक्शन किधर लिया जाएगा, तो देखिए यहां पर हमेशा ऑलवेज एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं ले सकते आप। यानी एरिया का, अगर इस सरफेस की बात करते हैं, ये वाला सरफेस, तो इस सरफेस में अगर एरिया का डायरेक्शन लेना है तो आउटवर्ड, तो यहां से आउटवर्ड किधर होगा, इस तरफ होगा एरिया का डायरेक्शन। ठीक है, एरिया वेक्टर इधर होगा। अगर आप कहें कि सर यहाँ पे इस वाले सरफेस पे, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिए और आउटवर्ड यहां से इधर होगा आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आउटवर्ड एरिया वेक्टर। इधर अगर ले लेंगे तो इनवर्ड होगा, इसमें इधर ले लेंगे तो इनवर्ड होगा। इस तरह से अगर आप कहें कि सर इस वाले में क्या करेंगे, तो यहां से आउटवर्ड किधर होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये हो गया आउटवर्ड। इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा आउटवर्ड। यहां पे अगर बात करें तो इस तरफ होगा। ठीक है, और उधर बात करें
उसके पीछे वाले सरफेस में, तो वो उस तरफ होगा आउटवर्ड। तो 3 डायमेंशनल सरफेस को ही कहा जाता है क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस में जो एरिया का डायरेक्शन लिया जाता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाएगा तो उसमें एरिया का डायरेक्शन ओपन सरफेस में कैसे लेंगे और क्लोज सरफेस में कैसे लेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको बात हो गई किसके बारे में, एरिया के बारे में बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये बात हो गई एरिया के बारे में। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो मैथमेटिकल फॉर्म में E cos थीटा या E डॉट A वेक्टर कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। तो देखिए फिजिकल डेफिनेशन क्या कहता है, उसी से आपको ये हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि कोई प्लेन सरफेस है, इस तरह का कोई प्लेन सरफेस है, सपोज दैट, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई सरफेस है, अब इस सरफेस पे हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं। तो एरिया वेक्टर कैसे लिया जाता है, परपेंडिकुलर लिया जाता है, इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, हम लोग इधर लेके चलते हैं, तो ये हो गया आपको एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना भी पास कर रहा था, टोटल जो पास कर रहा था उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सपोज दैट कोई चार्ज यहाँ पर है, तो चार्ज से चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सपोज दैट से मानते हैं कि यहाँ पे कोई +2 चार्ज है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरीके से इस सरफेस से इधर चार्ज रखा हुआ है, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास कर रहा है, यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, यानी यहां से इस तरह से पास कर रहा है, यहां से ऐसे पास कर रहा है, ये है E पास कर रहा है यहां से। तो देखिए हाँ यहां से पास कर रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में अब अगर आपको इससे कोई देखें यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो देखिए एरिया जो वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर यहां से लिया आता है इस सरफेस पे। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर नहीं है, इससे ये सपोज दैट एंगल बना रहा है थीटा। तो डेफिनेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलर पास कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी परपेंडिकुलर पास नहीं कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो इसका एक इस तरफ कंपोनेंट लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये E है और यहां से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट यानी थीटा जिस लाइन से टच कर रहा है, तो वो वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा E cos थीटा, और इसका ठीक इधर वाला कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा E sin थीटा। वेक्टर में आपको पढ़ाएगा होगा कि अगर इस तरीके से है, अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है यहाँ से A और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो इसी को अगर ब्रेक कर रहे हैं दो कंपोनेंट में, एक इधर ब्रेक करते हैं, तो थीटा जिस एक्सिस के साथ है वो वाला कंपोनेंट होता है A cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका A sin थीटा। तो ये दो भाग में ब्रेक कर गया, एक हो गया 2 पार्ट में A cos थीटा, दूसरा A sin थीटा होता है। तो इसी तरीके से ये E है और यहाँ से इस एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो E cos थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा E sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो कंपोनेंट है E cos थीटा, वो अब इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास कर रहा है, और ये वाला परपेंडिकुलर पास नहीं कर रहा है बल्कि पैरेलल हो गया, सरफेस के पैरेलल हो गया। ये अगर सरफेस ऐसे है तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे हो गया,
और ई कॉस थीटा ऐसे, और ई साइन थीटा यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। तो डेफिनेशन ये कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो परपेंडिकुलर जो पास कर रहा है वो कौन सा पास कर रहा है, ई कॉस थीटा पास कर रहा है, यहाँ से ऐसे पास कर रहा है ई कॉस थीटा। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, ई कॉस थीटा है। और परपेंडिकुलर पास करने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहां से पास कर रहा है ई कॉस थीटा पास कर रहा है इतने बड़े एरिया से। अगर यूनिट एरिया यहाँ पे मान ले, ये यूनिट एरिया ले लें, तो यूनिट एरिया से, सिंस यूनिट एरिया से कितना पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ई कॉस थीटा पास कर रहा है। तो पूरा एरिया से, अगर ये पूरा एरिया अगर ए मान ले, तो पूरे एरिया से कितना पास करेगा, तो ई कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं ई, और ए को इधर लेके आएंगे तो ई ए कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, इस पूरे एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। और इसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू हो गया ई ए कॉस थीटा, देखिए फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस तरह से पास कर रहा है, और ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, उसका एरिया वेक्टर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो डेफिनेशन ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास करने वाला होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कंपोनेंट में। एक हो जाएगा इधर वाला ई कॉस थीटा और इधर वाला ई साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर पास कर रहा है, और परपेंडिकुलर पास करने वाले ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है, ये जो ई कॉस थीटा यानी कि ई कॉस थीटा यहाँ पे यूनिट एरिया अगर ले लें, तो यूनिट एरिया से ई कॉस थीटा पास कर रहा है। इस तरह से और भी बहुत सारा लाइन होगा यहाँ पे, इस तरह से अगर दिखाना चाहे तो और भी लाइन्स होगा, यहाँ से ई लाइन्स होगा, इस तरह से इधर से बहुत सारा लाइन्स होगा। तो यूनिट एरिया से ई कॉस थीटा पास कर रहा है, तो पूरे एरिया से कितना लाइन्स पास करेगा, ए एरिया से ई कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा। और पूरे एरिया से यानी कि पूरे एरिया से पास करने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, पूरे सरफेस से। तो पूरे सरफेस के लिए पूरा एरिया ले लेंगे, तो ए एरिया से ई कॉस थीटा इंटू ए, तो ए को इधर लेके आएंगे तो ई ए कॉस थीटा हो गया, और इसे ही कहा जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पूरे एरिया से पास कर रहा है वो है ई ए कॉस थीटा, इसलिए फाई इक्वल टू लिखा जाता है ई ए कॉस थीटा। और इसी को अगर हम लोग चेंज करें तो लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसे यहाँ पर लाया गया है, ये जो फॉर्मूला बना है। अब देखिए यहाँ पे याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से ये डिपेंड करता है एरिया पर, अगर एरिया बड़ा है, अगर ये एरिया और बड़ा होगा तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। हाँ समझिए, अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए, एरिया और बड़ा होगा, एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी एरिया को अगर इतना बड़ा कर दें तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करने जाएगा, जिसके कारण फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पर भी। और तीसरी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर, थीटा पर। थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है, ई और ए के बीच का क्या है, एंगल है। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर अगर ले लें 0 डिग्री, तो उस समय फ्लक्स क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। यानी ई और ए के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो उस समय मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा उसका वैल्यू। और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ई और ए के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी फ्लक्स 0 मिलेगा, कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये सब चीजों को क्या करना है, याद रखना है। तो फ्लक्स हो गया आपका ई ए कॉस थीटा। अब देखिए इसके आगे की बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी सरफेस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है इससे, और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने बताया था दो तरह का फील्ड होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उस समय ये फॉर्मूला वैलिड है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए या फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये वैलिड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया, ठीक है, एक छोटा सा एरिया कहीं पर भी कंसीडर करेंगे, छोटा सा एरिया, जैसे यहाँ पे आपने कंसीडर कर लिया एक छोटा सा एरिया, समझे। इस एरिया को क्या लिया जाएगा, इसे लेंगे डी ए, छोटा सा एरिया कंसीडर किए डी ए। अब इस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा तो वो हो जाएगा इस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो अगर स्मॉल एरिया है तो इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि डी फाई, यानी अगर छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं तो इस छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो बहुत कम मिलेगा उसका वैल्यू। तो डी फाई इक्वल टू, उसको इंडिकेट करेंगे डी फाई से, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई और डॉट क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए। अब अगर टोटल इस तरह का बहुत सारे एरिया, इस तरह से बहुत छोटा छोटा एरिया लेंगे, बहुत छोटा छोटा एरिया में निकालेंगे डी फाई, यहाँ पे निकालें, फिर यहाँ पे निकालें डी फाई, फिर यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे निकालेंगे, और सबको निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो छोटा छोटा एरिया है बहुत छोटा छोटा एरिया होगा, और इस तरह से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया मिलेगा, और इस तरह से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, और इन सब को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एडिशन का जो मेथड यूज करेंगे वो यूज करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द मेथड ऑफ सबमिशन। लेकिन कैसा मेथड है, ये सब ये जोड़ता है, यानी सब